दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के चौथे भाग में। इसी तरह मेरे साथ कहानी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। नोएडा के एक जिले में रहने वाला था रोहन। रोहन के पिता संजय मल्होत्रा जिला के लोकप्रिय नेता थे, जिन्होंने लगातार 3 बार वहां से विधानसभा का चुनाव जीता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वह एक समाज सेवी के रूप में यहाँ प्रसिद्ध थे। उनके क्षेत्र की जनता उन्हें एक जननायक के रूप में देखती थी, लेकिन इस पवित्र चेहरे के पीछे एक बहुत ही अपवित्र चेहरा भी था। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि संजय ने आम जनता की भलाई के लिए अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे, लेकिन उनकी एक सच्चाई यह भी थी कि उन्होंने नोएडा के आसपास के जंगलों में प्राकृतिक पदार्थों की तस्करी करके अटूट धन एकत्रित कर लिया था। मगर यह संजय ने अकेले नहीं किया था। संजय के इस काले कारनामे में साथ देने वाला और कोई नहीं, रोहन का चाचा था। रोहन का चाचा कमलेश संजय के छोटे भाई थे। अगर संजय के पास तेज दिमाग था तो उनकी शक्ति थे कमलेश। लोगों की नज़रों से छुपकर इतना बड़ा काला धंधा करना आसान नहीं होता। संजय ने अधिकतर सरकारी तंत्र को अपने पैसों के बल पर अपने नियंत्रण में कर लिया था, लेकिन हर तंत्र में कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं और वहाँ कमलेश अपना काम करते थे। हर इंसान की कमज़ोरी होती है उसका परिवार, और ऐसे कुछ ईमानदार लोगों पर नियंत्रण करने के लिए जो पैसों का प्रलोभन में नहीं आते थे, बल का प्रयोग किया जाता था। और ऐसे ही संजय ने अपने विरोधियों और विपक्षियों की आवाज़ को भी दबा दिया और उस जिले का एकमात्र नेता के रूप में उभर आए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, बुराई कितनी भी बढ़ जाए, उसका कोई ना कोई टक्कर देने वाला ज़रूर खड़ा हो जाता है। उस जिले के एक न्यूज़पेपर के संपादक ने निश्चय किया कि वह संजय की सच्चाई को लोगों के सामने लाकर रहेगा। उसने संजय के तस्करी के धंधे की खबरें अपने न्यूज़पेपर में छापना शुरू कर दिया। संजय ने जब ये देखा तो सबसे पहले उसने उस पत्रकार को पैसों का प्रलोभन दिया, लेकिन जब उससे बात नहीं बनी, फिर उसको नियंत्रण में लाने का जिम्मा कमलेश को सौंपा गया। उस पत्रकार को ना तो कोई बीवी थे और ना ही बच्चे और ना उसका कोई परिवार, जो कि शहर में रहता था। इस कारण उस पर डर का भी इतना असर नहीं हुआ और वह संजय के खिलाफ खबरें छापता रहा। आखिरकार परेशान होकर संजय ने अपना आखिरी विकल्प का प्रयोग किया और एक रात पत्रकार अपने ऑफिस से तो निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा। जब 3 दिन तक उसके कोई खबर नहीं मिली तो उसके साथियों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट करवाई और यह भी बताया कि उन्हें आशंका है कि उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन डर के कारण उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। संजय ने सोचा कि मुसीबत टल गई, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि यह मुसीबत और बढ़ने वाली है। दरअसल वह पत्रकार और रोहन की माँ एक ही गांव में रहते थे। वो एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे। वह पत्रकार रोहन की माँ का मुंह बोला भाई था, लेकिन इस बात का संजय को ज़रा भी अंदेशा नहीं था। रोहन की माँ सुनैना बहुत ही कोमल हृदय की औरत थी। वह संजय की हर करतूतों, काले धंधों को जानती थी। हर स्त्री में पुरुषों के झूठ को पकड़ने की शक्ति होती है। वह संजय और उसके भाई की सारी काली करतूतों को जानती थी, लेकिन अपने कोमल हृदय के कारण वह उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देती थी और सभी को लगता था कि उसे बेवकूफ़ बना दिया है। तब अर्जुन 5 साल का ही था और जैसे ही सुनैना ने अपने पत्रकार भाई के गायब होने की खबर सुनी, उसने निश्चय कर लिया कि वह रोहन को इन दरिंदों के बीच में बड़ा नहीं होने देगी। लेकिन कोई ठोस सबूत के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि संजय वहाँ की जनता का चहेता नेता था। सुनैना ने संजय के काले कारनामों के सबूत जुटाने शुरू कर दिए और थोड़े ही समय में उसे संजय की तस्करी वाले धंधे के ठोस सबूत मिल गए। सुनैना ने सारे सबूतों को एक पत्र के साथ जिले के डीएम के पास भेज दिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक भ्रष्ट तंत्र के हर पुर्जे में जंग लगी होती है और यह बेचारी सुनैना समझ नहीं पाई।
डीएम ने वह पत्र और दस्तावेज संजय को सौंप दिए और संजय को यह पता लगाने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि यह चिट्ठी उसके घर से ही उसकी पत्नी ने भेजी थी। इस घटना के बाद संजय और कमलेश ने सुनैना की हत्या उसे फांसी के फंदे में लटका कर की और ऐसी शक्ल दे दी कि वो सुसाइड लगे। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद एक और घटना घटी। एक शाम जब संजय और कमलेश जंगलों से वापस लौट रहे थे, क्योंकि वह उनका गुप्त काम था इसलिए वे जंगलों में अपने साथ सिक्योरिटी लेकर नहीं चलते थे, तभी उनके ऊपर कुछ आदिवासी लोगों ने हमला कर दिया, जो संजय और कमलेश के द्वारा उन जंगलों को बर्बाद किए जाने और वहां से तस्करी होने के कारण आक्रोशित थे। उस हमले में संजय तो बच गया, लेकिन कमलेश की मौत हो गई। यह उनकी फितरत में ही होता है। थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त करके हम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। अभिमान हमारे अंदर स्थायी जगह बना लेता है और हमें लगने लगता है कि हम अविनाशी हो गए हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, अगर इस दुनिया में कुछ परम सत्य है तो वो यह है कि मनुष्य नश्वर है। बड़े से बड़ा राजा हो या दयनीय रंक, सभी को इस दुनिया को छोड़कर कभी ना कभी तो जाना होता है। कमलेश की मौत ने संजय को अंदर से तोड़ दिया। अब उसके पास और कोई नहीं बचा, सिर्फ था तो रोहन। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी और उसके साथ ही अपने सारे काले धंधों को बंद कर दिया। उन्होंने वैसे भी अभी तक इतना धन एकत्रित कर लिया था कि उनकी 7 पुश्तें भी उस धन का आनंद ले सकती थी। अब उन्होंने खुद को समाज सेवी घोषित कर दिया और उन्होंने जनता के लिए अस्पताल और स्कूल खुलवाए। किसी को यह पता नहीं था कि यह काली कमाई सफ़ेद में परिवर्तित की जा रही है। उनके इन कामों से लोगों में उनके प्रति इज्जत और भी बढ़ गई। रोहन के सामने सानिया का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह लाश को कैसे ठिकाने लगाए। उसने मौत का खेल तो खेल लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस खेल के खत्म होने के बाद क्या करना होता है। उसको किसी की जान लेने की जरा भी ग्लानि नहीं थी। वह बस यही सोच रहा था कि अपने कारनामों को वो छुपाएगा कैसे। तभी वह अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और किसी को फ़ोन लगाता है। रोहन कहता है, हेलो, हाँ पापा, मैंने किसी को मार दिया है, अब मैं क्या करूँ। प्रिय दोस्तों, कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी सुनेंगे इस कहानी के अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।